नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने प्राचीन सभ्यताएं पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की जो पाषाण कालिक सभ्यताएं थी वो पढ़ी। पाषाण काल में ज़्यादा राजस्थान में कुछ है नहीं, बस बागोर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बागोर को विशेष रूप से ध्यान रखें। और बागोर के अलावा जो तिलवाड़ा था उसकी भी चंद विशेषताएं थी। बाकी तो उनका बस विभाजन है और कुछ स्थलों के नाम हैं, जैसे हरसोरा और बैराठ वगैरह। बैराठ तो लोह काल में भी आएगा, बैराठ लगभग हर काल में आएगा, है ना। तो हरसोरा है और क्या नाम से आलनिया कोटा है, दर भरतपुर है। उन क्षेत्रों को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। बस बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं डालता हूँ हेडिंग हमारा यहाँ पे, राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, ठीक है। क्या है आज का टॉपिक? राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ठीक है विद्यार्थियों। राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसका विभाजन पहले करवाया हुआ है, राजस्थान में दो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हमें मिलती हैं। एक आहड़ बनास संस्कृति और दूसरी मिलती है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ठीक है। तो आज हम आहड़ बनास संस्कृति पढ़ेंगे और उसके बाद हम गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान की जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, इनका जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का जो एक मोटा मोटा काल जो माना जाता है विद्यार्थियों, वो काल माना जाता है इनका करीब 4000 BC से 1500 BC, है ना। ये इनका कार्यकाल माना जाता है। इस काल में ये पनपी थी, ठीक है। लगभग हड़प्पा सभ्यता से पहले पनपी थोड़ी सी, और हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ ये चली, है ना। और हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ इनका जो है पतन हो गया था, ठीक है। तो देखियो, इनको अंग्रेजी में चैल्कोलिथिक एज भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या भी पढ़ते हैं इसको अंग्रेजी में? चैल्कोलिथिक एज, है ना। आप ये भी ध्यान रखें, CHAL चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। तो कई बार चैल्कोलिथिक एज के नाम से आ जाता है चैल्कोलिथिक कल्चर, है ना। तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पता है कौन सा काल आ गया। तो आप चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाणिक एक ही बात है, ठीक है। अब इसके अंदर हम आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, पहले मैं इसका एक बेसिक परिचय करवा देता हूं आपको ना, परिचय करवा देता हूं, ठीक है। परिचय से क्या होगा कि हम इसकी जो कुछ कॉमन विशेषताएं हैं सभी स्थलों की, जैसे गणेश्वर की हो या जोधपुरा की हो, चाहे आहड़ की हो, ओजियाना की हो, बालाथल की हो या गिलुंड की हो, है ना। ये सारे स्थल जो मैंने अभी बोले, ये ताम्रपाषाणिक स्थल हैं जो राजस्थान से पाए जाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब इनमें से सभी की क्या क्या कॉमन विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं मैं यहाँ परिचय में बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहली विशेषता तो मैं इसकी ये बताऊंगा कि इस काल में तांबे का व पत्थर का तांबे का व पत्थर का प्रयोग मानव ने साथ साथ किया, और पहली बार धातु का प्रयोग मानव ने ताम्रपाषाणिक काल में ही किया था, है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि मानव द्वारा धातु का पहली बार प्रयोग ताम्रपाषाणिक काल में किया गया। ताम्रपाषाणिक काल में किया गया, है ना। मानव ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किस काल में किया? ताम्रपाषाणिक काल में किया। कई बार फैक्ट के रूप में आ जाता है, एक वन लाइनर के रूप में, है ना। तो आप इसे ध्यान रखें। दूसरी चीज, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग मानव ने उपयोग किया था? तो मानव ने ताम्र, क्योंकि ताम्र है ना, ताम्रपाषाणिक काल है तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था, ठीक है।
सबसे पहले प्रयोग की गई धातु तांबा थी। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग में ली गई धातु, सर्वप्रथम प्रयोग में ली गई धातु क्या थी? तांबा थी। सर्वप्रथम प्रयोग में ली गई धातु तांबा थी। ठीक है, एक बात विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें, इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में तांबे व पत्थर के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ किया गया था, इसलिए इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो एक बात मैं ये भी लिखूंगा कि इस काल में तांबा व पत्थर के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ किया गया था। इस कारण इसे क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। इस कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, काफी विशेष रूप से आप ध्यान रखें। वैसे तो ये कॉमन बात है, सभी को पता होगी, इस नाम से पता चल रही होगी ताम्र पाषाणिक है, तो सीधी सी बात है तांबा और पत्थर, पाषाण यानी पत्थर, दोनों के उपकरणों का एक साथ प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। ये तो कॉमन बात हुई। अब हम बात करें कि इनकी आखिर विशेषताएं क्या क्या थी, तो सबसे बड़ी विशेषता थी कि ताम्र पाषाणिक काल की जितनी भी बस्तियां थी वो सभी ग्रामीण बस्तियां थी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कृषि व पशुपालन सभी स्थलों में किया जाता था, और इस संस्कृति के लोग जो थे नदियों के किनारे या तो पहाड़ी या मैदानी कहीं भी बस जाते थे, है ना। इसके अलावा तीसरी बात मैं बताऊं तो यहाँ पे जो मृद भांड थे वो चाक से अधिक बनाए जाते थे, है ना, चाक पर मृद भांड बनाए जाते थे। इन मृद भांडों में जो सर्वप्रथम प्रयोग में किए गए सर्वप्रथम प्रयोग में लिए गए मृद भांड ओसीपी मृद भांड थे, गैरिक मृद भांड जिसको हम बोलते हैं, और सर्वाधिक जो मृद भांड प्रयोग में लिए गए थे वो ब्लैक एंड रेड वेयर मृद भांड थे, काले एवं लाल रंग के मृद भांड, जो कि हड़प्पा सभ्यता में भी इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा ये बस्ती है, मकान है, आवास है और उद्योग दुर्ग वगैरह से परिचित हो गए थे, है ना। ये कुछ इनकी कॉमन विशेषताएं थी विद्यार्थियों, जो मैंने अभी आपको बोल के सुनाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिखिए और अच्छे तरीके से लिखिए, है ना, ताकि आप जो है बार बार रिवीजन उसके माध्यम से कर सको। और विद्यार्थियों सारे सवाल यहीं से छपेंगे, आप विश्वास करना। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, इतना डिटेल से हम पढ़ेंगे। और आपको महसूस हो कि और पढ़ना चाहिए तो पहले ये मैटर तैयार कर लेना, ये मैटर पूरा याद कर लेना, उसके बाद आप और मैटर तैयार करना। ठीक है, उससे पहले मत जाना, उससे पहले जाओगे तो नुकसान में रहोगे, है ना। मेरा तो कहना ही है, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा टीचर पे, है ना। देखिए सभी बस्तियां, इस काल की सभी बस्तियों की बात है ना, सभी बस्तियां ग्रामीण थी। सभी बस्तियां कैसी थी? सभी बस्तियां ग्रामीण थी, एक बात। दूसरी बात मैं लिखूं कि इस संस्कृति के लोग नदियों के किनारे पहाड़ी या
मैदानी दोनों जगहों पर बस जाते थे, दोनों जगहों पर बस जाते थे, है ना। पहाड़ी हो या मैदानी हो, लेकिन नदी के किनारे होना चाहिए। पानी की व्यवस्था ये पहले करते थे। क्यों? क्योंकि ये कृषि और पशुपालन दोनों करने लगे थे। तो इंसान को एक तो पानी पीने के लिए चाहिए, दूसरा पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं को भी पानी पीने के लिए चाहिए, तीसरा ये कृषि कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए पानी चाहिए। इसलिए ये नदी के किनारे बसते थे ताकि पानी की कोई समस्या ना हो। तो अगला बिंदु हम लिखेंगे, अगला बिंदु हमारा ये रहेगा कि कृषि व पशुपालन करते थे, कृषि व पशुपालन करते थे। सबसे पहले कृषि जो है कहाँ से मिलती है हमें राजस्थान में, ये सवाल आपसे मेरा है। और राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये दो सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हाँ ठीक है, ये आपके लिए दो सवाल मैं रख के जा रहा हूँ। देखता हूँ कौन कौन लोग क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो लोग अपनी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये सवाल जरूर बताएं कि राजस्थान में और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये सवाल आपसे है। जो कि भारत के भी प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हैं, ये सवाल मेरा आपसे है। ठीक है, इसका कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। अभी इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग जो हैं क्लास देख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अगली विशेषता के ऊपर। तो साथियों, अगली विशेषता जो रहेगी वो ये रहेगी कि यह चाक से निर्मित मृदभांड बनाते थे, है ना। चाक निर्मित या चाक से मृदभांड, चाक से मृदभांड बनाते थे, है ना। चाक से मृदभांड बनाते थे, महत्वपूर्ण विशेषता है ये, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रयोग किए गए मृदभांड जो थे वो ओसीपी प्रकार के थे, गैरिक रंग के मृदभांड थे, है ना। ओसीपी, है ना, ऑर्किड कलर पेंटेड, है ना, ओसीपी। तो हम लिखेंगे इनके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग लिए गए मृदभांड ओसीपी, है ना, ऑर्किड कलर पेंटेड वेयर, है ना। इनको बोलते हैं हम ऑर्किड, ORCHID, ऑर्किड कलर COLOUR कलर पेंटेड वेयर, है ना। ठीक है, OCP ऑर्किड कलर पेंटेड वेयर, OCP या इसको हिंदी में बोलेंगे गैरिक रंग मृदभांड, है ना, गैरिक रंग के मृदभांड। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों, इनके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लिए गए मृदभांड OCP या गैरिक रंग के मृदभांड थे, है ना। मैं यहाँ पे ऑब्लिक लगा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर OCP और गैरिक रंग के इसका मतलब क्या होता है। आर्किड जो होता है उसको गैरिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके अलावा ये तो थे प्रथम बार प्रयोग में लिए गए मृदभांड, लेकिन इन लोगों ने जो सर्वाधिक मृदभांडों का जो प्रयोग किया उनका रंग काला व लाल रंग का था ना, इसलिए उनको ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं ना। कृष्ण लोहित मृदभांड या काले लाल रंग के मृदभांड ना, काले लाल मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड, या हम बोले अंग्रेजी में ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना। तो इनके द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने
वाले मृदभांड, सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले मृदभांड, मृदभांड कौन से थे? काले व लाल रंग के मृदभांड, है ना। मैं यहां पे लिख सकता हूं कृष्ण लोहित, कृष्ण लोहित या काले व लाल, काले व लाल मृदभांड, है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW या BR, है ना, इस प्रकार से आपको मिल सकता है। ठीक है, कृष्ण लोहित, कृष्ण यानी काला, लोहित यानी लाल, या कृष्ण काले लाल मृदभांड या ब्लैक एंड रेड वेयर, इसको हिंदी में ऐसे ब्लैक एंड रेड वेयर भी लिखा सकता है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक पूछा गया सवाल है ये, है ना। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, कृष्ण लोहित को, काले लाल रंग को, ब्लैक एंड रेड वेयर को, है ना, ये सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले मृदभांड थे, मृदभांड थे। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो इनकी एक बात और रह जाती है कि ये जो लोग थे ये आवास बनाते थे, उद्योग और दुर्ग वगैरह से भी परिचित थे, उद्योग से भी परिचित थे, है ना। तो भवन बनाकर रहते थे ये लोग। तो हम यहाँ पे एक और विशेषता, हम कॉमन विशेषता लिखेंगे कि ये आवास दुर्ग व उद्योग से परिचित हो गए थे। ठीक है, तो आवास, क्योंकि अब कृषि कर रहे हैं तो एक जगह आवास तो इनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के जा नहीं सकते, है ना। कृषि को छोड़ के थोड़ी जाएंगे, एक बार बो दिया तो कम से कम साल भर तो रुकना ही पड़ता है वहां पे, तो इसलिए इनका फिर आवास धीरे धीरे स्थायी हो गया था, है ना। तो ये था मानव का, हमारे जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं राजस्थान की, उनकी कुछ कॉमन विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं विद्यार्थियों राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रत्येक स्थल से ये विशेषताएं हमें मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रमुख स्थलों की ओर। आप इसे उतारें, स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है साथियों, मैं इसको मिटा देता हूं और आप इसको उतारें। और ये हमारा परिचय हो गया, एक बेसिक परिचय था, और परिचय करना बेहद आवश्यक होता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रत्येक टॉपिक का हमने एक परिचय जरूर किया है, क्योंकि बिना परिचय किए हम किसी भी टॉपिक को समझ नहीं सकते। और परिचय ही है उसका जो हमें ये मान के चलो कि 50% उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप कर देता है, 50% अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता है परिचय। अब जितने भी सारे स्थल हों, आपने यदि नहीं पढ़े हैं और ये बेसिक परिचय आपको अच्छे से पता है, तो वहां पे आप है जो सवाल के जवाब दे सकते हैं। एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल आता है तो उसके जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 4 स्थल लिख दिए, कालीबंगा लिख दिया, एक बैराठ लिख दिया, और एक बागोर लिख दिया, और एक आहड़ लिख दिया। 4 स्थल लिखे और पूछी यहाँ पे कि इन स्थलों में से किन स्थल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो नीचे 3 लाइनें दे दी, जिसमें यह दे दिया कि ग्रामीण संस्कृति होती थी, पशुपालन से परिचित थे, कृषि व पशुपालन से परिचित थे, और जो है क्या नाम से काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। तो ये तीनों विशेषताएं किसकी हो जाएंगी? आहड़ की हो जाएंगी, है ना, क्योंकि ताम्रपाषाणी संस्कृति का वही है। कालीबंगा चले जाएगा आहड़ में, बैराठ चले जाएगा लोहकालीन सभ्यता में, बागोर चले जाएगा मध्य पाषाण काल में। तो एक ही स्थल बचा है आहड़, किस जो ताम्रपाषाणी संस्कृति में आएगा, है ना। तो कंसेप्ट बेस्ड आप आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से सवाल बनते भी है विद्यार्थियों। तो अब देखो प्रमुख स्थल पढ़ेंगे हम, प्रमुख स्थल, है ना। प्रमुख स्थल में हम सबसे पहले ले लेते हैं 1 नंबर पे आहड़। कोई आहड़, ठीक है विद्यार्थियों, आहड़ स्थल को ले रहे हैं। देखो आहड़ संस्कृति जो है, आहड़ बनास संस्कृति, उसके अंदर 4 स्थल आते हैं, है ना। आहड़ आता है, गिलुंड आता है, ओजियाना आता है, बालाथल आता है। तो उसमें से हम केवल एक स्थल ले रहे हैं, आहड़। अब देखिए आहड़ के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं बताऊं,
आहड़ जो है, आहड़ बनास संस्कृति जो थी उसका एक स्थल है ये। चलो मैं थोड़ा सा आहड़ बनास संस्कृति के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। आहड़ बनास संस्कृति का एक बेसिक चीज लिख लेते हैं। आहड़ बनास संस्कृति है ना, आहड़ बनास संस्कृति है ना, आहड़ बनास संस्कृति के अंतर्गत आएगा आहड़। ठीक है, तो देखो आहड़ बनास संस्कृति, पहले इसे क्यों कहते हैं मैं ये थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं आपको अच्छा भी लगेगा और चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी, है ना। देखो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो आहड़ खोजा गया था, है ना। सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो आहड़ खोजा गया था और सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए वो बनास नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इसे आहड़ बनास संस्कृति नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कोई स्थल खोजा गया तो वो आहड़ में खोजा गया था, है ना। आहड़ के अंदर भी एक धूलकोट स्थान है वो खोजा था सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले खोजा था आहड़ और सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो बनास नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इसे आहड़ बनास संस्कृति कहते हैं। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल आहड़ था, वह सर्वाधिक स्थल बनास नदी के किनारे खोजे गए थे। वह सर्वाधिक स्थल बनास नदी के किनारे खोजे गए थे, बनास नदी के किनारे खोजे गए थे, इस कारण खोजे गए थे, इस कारण इसे आहड़ बनास संस्कृति कहा जाता है ना। इस कारण इसे आहड़ बनास संस्कृति कहा जाता है। इस कारण इसे आहड़ बनास संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आहड़ बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है, ये वाली बात हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से हमें विभिन्न स्थल हमें जो मिले हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले खोजा गया था आहड़ खोजा गया था, है ना। तो अब हम यहाँ पे डालते हैं प्रमुख स्थल। ये जो प्रमुख स्थल डाला था इसको मैं नीचे लिख देता हूं, प्रमुख स्थल, है ना। अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं प्रमुख स्थल। ठीक है, प्रमुख स्थल में अब हम 1 नंबर पे डालेंगे आहड़। ठीक है, आहड़ डाल दिया और अब हम आहड़ में लिखना प्रारंभ करते हैं साथियों। ठीक है, तो आहड़ के बारे में मैं सबसे पहले बताऊं आपको, आहड़ जो है वो हमारे जो उदयपुर जिला है उसमें, उदयपुर जिले में एक नदी बहती है आयड़ या बेडच नदी। तो आयड़ या बेडच नदी के किनारे आहड़ खोजा गया था, इसलिए इसे आयड़ सभ्यता भी कहा जाता है ना। आयड़ सभ्यता, ध्यान रखना, आयड़ या बेडच नदी है जिसके किनारे आहड़ खोजा गया था, है ना। ध्यान रखना, यहां से कई बार सवाल ये बन जाता है कि आहड़ किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे खोजा गया, तो वहां पे बनास भी ऑप्शन में मिलेगा और आयड़ भी मिलेगा, आयड़ या बेडच में से कोई एक मिलेगा, है ना। एक ही नदी के 2 नाम है, आयड़ या बेडच। तो वहां पे विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो आहड़ बनास संस्कृति है, तो सीधी सी बात है बनास नदी के किनारे ही होगा, आयड़ नहीं होगी इसमें नदी। तो ये ध्यान रखना, आहड़ जो स्थल है वो तो आयड़ नदी के किनारे है, लेकिन अन्य जो स्थल हैं इसके अधिकांश स्थल जो खोजे गए हैं वो बनास नदी के किनारे थे, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं ना। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा आयड़ के बारे में, सॉरी, यह स्थल उदयपुर जिले में आयड़
या बेडच, आयर या बेडच नदी के किनारे, आयर या बेडच नदी के किनारे बसा था। इस कारण इसे आयड़ सभ्यता भी कहते हैं, है ना। आयड़ या बेडच सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। ये नदी एक ही है, लेकिन क्या होता है कि ये जब बहती है तब तो शायद आयड़ के नाम से बहती है, लेकिन जैसे ये जो जयसमंद झील है उसमें होके और जब निकलती है तो फिर उसका नाम बेडच पड़ जाता है, कुछ इस प्रकार से है ना। आप ज्योग्राफी में पढ़ लेना, एग्जैक्ट मेरे को थोड़ा याद नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ ऐसे ही मामला है। या तो पहले बेडच बोला जाता है, बाद में आयड़, जहां तक मुझे याद आ रहा है पहले आयड़ और बाद में बेडच ही बोला जाता है ना, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और जयसमंद झील से होके ही शायद निकलने के बाद इसका नाम बदलता है। आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इतिहास का विषय नहीं है, ठीक है। इस कारण इसे आयड़ या बेडच सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांश स्थल, है ना, अब मैं आगे लिखूंगा यहां पे, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थल बनास नदी के किनारे खोजे गए थे। अधिकांश स्थल बनास नदी के किनारे खोजे गए थे, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, बनास संस्कृति और आयड़ किस नदी के किनारे है? आहड़ जो है वो आयड़ या बेडच नदी के किनारे है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। यहाँ पे एग्जामिनर आपको छका सकता है, आपको एक तरीके से गुगली डाल सकता है, गुगली में फंसा सकता है आपको ना। जैसे क्रिकेट में गुगली डाली जाती है ना, और उसमें फंसा बैट्समैन जो है फंस जाता है, शॉट मारता है तो कैच आउट हो जाता है, नहीं मारता है तो बोल्ड हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो हम ना, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ देंगे तो अन्य लोग है जो उसको हल करके हमसे ज्यादा चले जाएंगे। और यदि हमने सावधानी नहीं बरती और इसमें मान लो अटेम्प्ट भी कर दिया और गलती से बनास भर दिया तो हम आउट भी हो सकते हैं ना। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना। सॉरी, ये बेडच जो नदी है, आयड़ या बेडच नदी, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखो हम इसकी खोज और उत्खनन की बात करते हैं कि आखिर खोज का काम और उत्खनन का काम किसने किसने किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। तो मैं यहाँ पे बताऊं, आहड़ की जो खोज की थी वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, ठीक है। खोज सबसे पहले किसने की? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की। उसके बाद इसका जो उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ वो 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। कब? 1956 में, और रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में, जिसको हम आरसी अग्रवाल भी बोलते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों 1961 से और 1972 के बीच में इसमें जो उत्खनन कार्य हुआ वो एच.डी. सांकलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में, और 8 स्तरों पर इसमें उत्खनन कार्य हुआ। और पहला खोजा गया जो क्षेत्र था वो धूलकोट था। आहड़ के अंदर भी एक स्थल है धूलकोट, वो पहला खोजा गया था, इसलिए इसे धूलकोट भी कहा जाता है। धूलकोट का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ किला। धूल आज भी बोलते हैं ना, मिट्टी को धूल बोलते हैं, धूल उड़ रही है, जैसे तेज आंधी चलती हो तो हम कहते हैं धूल उड़ रही है। तो धूल और कोट मतलब किला, जो मिट्टी से बना हुआ किला जो होता है, मतलब एक ऊंचा टीला था वो यहाँ पे मिला था सबसे पहले, तो इसलिए इसे धूलकोट भी कहते हैं, ठीक है। और मेलबोर्न यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है उसने भी यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया था, ठीक है।
और उत्खनन कार्य, ये तो हुआ खोज का मामला। उत्खनन कार्य जो यहाँ पे हुआ सबसे पहले वो किया, उत्खनन का मतलब खुदाई का काम। पहले तो खोज होती है, जैसे खोज होते पता चल गया कि यार यहाँ पे कोई सभ्यता रही है, यहाँ पे कोई सभ्यता रही है, यहाँ पे कोई सभ्यता रही है, कई स्थल इन्होंने खोज लिए। अब इन्होंने सोचा भाई खुदाई करें, अब लाओ फावड़ी परात लाओ भाई और हम इसकी खुदाई करेंगे। तो खुदाई का काम जो इन्होंने सबसे पहले किया वो आघाटपुर से किया था। ध्यान रखना, पहले खोजा गया स्थल तो आहड़ के अंदर धूलकोट था, है ना, और खुदाई का जो काम किया सबसे पहले वो किया आघाटपुर से, इसलिए इसे आघाटपुर की सभ्यता भी कहते हैं या इसे अतपुर भी कहते हैं। ध्यान रखना। और जब खुदाई की तो यहां से अधिकांश जो स्थल मिले वो तांबे के मिले थे, इसलिए इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की जननी भी कहा जाता है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है ना। ठीक है, विशेष रूप से आप इसे ध्यान रखें। अब ये जो विशेषताएं थी प्यारे साथियों, इन विशेषताओं को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, फिर हम आगे की जो है वो बात करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो खोज का मामला क्या क्या है वो हम लिखेंगे यहां से। जैसे मैं लिखूं 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास, जिसको ए के व्यास भी पढ़ते हैं अंग्रेजी में, शॉर्ट में ए के व्यास भी लिखते हैं, ए के व्यास। ठीक है, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम आहड़ की खोज की कल्पना की। मतलब सबसे पहले इन्होंने बताया, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ में 1953 में बता दिया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी प्राचीन काल में। ठीक है, तो एक अनुमान लगा दिया इसने कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। 1953 में ये बता दिया। 3 साल बाद रतन चंद्र अग्रवाल साहब आए कि देखें अक्षय कीर्ति व्यास ऐसे ही फेंक रहा है या वास्तव में कुछ है यहाँ पे मामला। वो फावड़े परात लेके आया, खोदने लगा मामला, तो रतन चंद्र अग्रवाल को यहाँ पे कुछ मिल गया, सभ्यता होने का प्रमाण मिल गया। तो फिर खुदाई का काम पहली बार किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। ठीक है, देखो ऑप्शन में ऐसा पूछ ले उत्खनन सबसे पहले किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल ऑप्शन में नहीं हो तो आप अक्षय कीर्ति व्यास पर भी जा सकते हो। ठीक है, संभवतः इन्होंने जो इसकी कल्पना की आहड़ की तो कुछ प्रमाण देखे होंगे, थोड़ी बहुत खुदाई की होगी, हल्का फुल्का देखा होगा, कुछ साक्ष्य मिले, तभी कहते हैं कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। वरना आपने हमने तो कहा ही नहीं कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी, क्योंकि हमको कुछ मिला ही नहीं, हम कैसे कहेंगे, है ना। इसलिए आप ध्यान रखना। तो मैं इसकी आगे की कहानी क्या है वो मैं लिखता हूं। दूसरा फैक्ट हमारा ये है कि 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल, तो ये इनको आरसी अग्रवाल भी हम लिखते हैं, आरसी अग्रवाल। ठीक है, गणेश्वर की खोज यही करेंगे, है ना, उत्खनन यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ मतलब आहड़ में यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। ठीक है साथियों, उत्खनन कार्य जो है प्रारंभ किया। रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद 1961 से और 1972 के बीच में HD सांकलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र ने यहाँ पे 8 स्तरों पर उत्खनन कार्य किया। उत्खनन कार्य किया हुए 8 स्तर खोजे, है ना। 8 स्तर कैसे, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, बागोर में 3 स्तर मिले हैं, जिसमें एक स्तर पे तो हमको पाषाण काल के साग से, एक पे हमको ताम्र पाषाण काल के, एक में लोह काल के। इस प्रकार से यहाँ पे 8 स्तर मिले, है ना। 8 स्तर यानी कि 8 प्रकार, यानी कि जो सामग्री मिली उसमें विविधता थी, 8 प्रकार की विविधता थी एक तरीके से ना, ये समझना आप। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, अगला फैक्ट हमारा ये रहेगा कि 1961 से और 72 ईस्वी
के मध्य एच डी सांकलिया व वीरेंद्रनाथ मिश्र वी एन मिश्र भी इनको लिखते हैं, वी एन मिश्र है ना, वी एन मिश्र भी इनको पढ़ते हैं, ध्यान रखना। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने यहाँ पर 8 स्तर खोजे व उत्खनन किया। 8 स्तरों पर उत्खनन किया या खोजे, ठीक है, एक बात हो गई है, ठीक है, एच डी सांकलिया, ठीक है, तो एक बात हो गई ये। और इनके साथ में मेलबोर्न यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने भी सहयोग का काम किया था ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा उत्खनन कार्य में मेलबोर्न यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की बात होता है ना, यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय, है ना। मेलबोर्न यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, उसने आके और यहाँ पे जो है उत्खनन का काम भी करवाया था साथियों, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। उत्खनन कार्य में मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का भी योगदान रहा, ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इन लोगों ने जो सबसे पहले जो स्थल खोजा आहड़ के अंदर भी, वो जो खोजा गया था वो मामला ये था, धूलकोट खोजा था, है ना। इनके द्वारा ये जो एच डी सांकलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र है ना, इनके द्वारा मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि इनके द्वारा खोजा गया प्रथम ये थे तुम में आप समझ जाना, ठीक है। इनके द्वारा खोजा गया प्रथम जो स्थल था वो धूलकोट था। क्या था? धूलकोट। क्या होता है इसका अर्थ? मिट्टी का किला, मिट्टी का किला, है ना। इनके द्वारा खोजा गया प्रथम स्थल धूलकोट था, ठीक है, धूलकोट था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रमुख रूप से ये बात हो गई। और यहाँ पे जो विद्यार्थियों पहला जो उत्खनित स्थल था वो आघाटपुर था, है ना। पहला उत्खनित स्थल कौन सा था? आघाटपुर था, ठीक है। इसलिए देखो धूलकोट था, इसलिए इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। आप ध्यान रखना, बस धूलकोट नाम ध्यान रखना तो वो सारा हो जाएगा वैसे ही, है ना, ठीक है। धूलकोट का विशेष रूप से ध्यान रखना। धूलकोट का संबंध कहां से है? सीधा इस प्रकार से सवाल पूछ लेते हैं, तो धूलकोट का संबंध कहां से है? तो आपको आहड़ कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? आहड़ कर देना है, ठीक है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा, इसमें जो प्रथम खोजा गया जो स्थल था वो प्रथम खोजा गया तो स्थल धूलकोट हो गया। प्रथम उत्खनन किया गया, देखो खोज करना और उत्खनन करना अलग अलग बात है ना। तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना इसे, यहाँ का प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है? आघाटपुर था। इस कारण इसे आघाटपुर की सभ्यता भी कहा जाता है। आघाटपुर या आघाट भी मिलता है ना, टे या ते की बात है ना। आघाटपुर की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इस कारण इसे आघाटपुर की सभ्यता भी कहा जाता है।
तो एक बात हो गई ये। और जब उत्खनन यहाँ पे पहली बार किया, आघाटपुर में उत्खनन किया, और उत्खनन में सर्वाधिक यहाँ से तांबे के उपकरण मिले, इसलिए इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, देखो ताम्र सभ्यताओं की जननी जो है वो गणेश्वर को कहा जाता है, लेकिन ताम्र नगरी पूछे तो आघाटपुर हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। ताम्र नगरी पूछे तो आघाटपुर हो जाएगा, ताम्र सभ्यताओं की जननी पूछे तो गणेश्वर हो जाएगा, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। गणेश्वर आएगा तब मैं वहां पे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आघाटपुर की सभ्यता भी कहते हैं। इस आघाटपुर को अतपुर भी कहा जाता है ना। एक बात ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसे यहीं इसी में लिख देता हूं, इसे अतपुर भी, इसे अतपुर भी कहा जाता है, इसे अतपुर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अतपुर भी कहा जाता है। यहां से उत्खनन में सर्वाधिक ताम्र सामग्री मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है ना। सर्वाधिक ताम्र सामग्री मिलने के कारण इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण बातें हो गई विद्यार्थियों। सर्वाधिक मतलब ताम्र सामग्री मिलने के कारण इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है, जबकि ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। आप ध्यान रखना, भले ही आप नोट लगा के आप लिख लो ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। चलो मैं लिख देता हूं, नोट डाल के रेड पेन से लिख देता हूं। वैसे मैं गणेश्वर में बताने वाला हूं ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज ना हो, मैं एक जगह लिख देता हूं, क्योंकि ताम्र नगरी, अतपुर, आघाटपुर की सभ्यता, कोई धूलकोट की सभ्यता, इसको आहड़ की सभ्यता, आयड़ सभ्यता, बनास नदी की सभ्यता, बेडज सभ्यता, मतलब कितने सारे नाम हो गए। एक एक चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना विद्यार्थियों। वहां पे हमें लगता है कि ये पढ़ रखा है, जल्दीबाजी में हम गोला काला कर देते हैं, बाद में घर आके पता चलता है यार ये तो गलत हो गया, फिर हम ये कहते हैं मेरे से तो आते हुए गलत हो गए। अरे भाई, आते हुए गलत नहीं हुए, दरअसल हमारे अंदर कमी थी, हमने चीजों को इतने विस्तृत तरीके से एक एक फैक्ट को अच्छे से समझा ही नहीं था, इसलिए वहां पे गलत हो जाता है। और हमें ये लगता है कि हमने ये पढ़ रखा था, लेकिन पढ़ा तो था लेकिन फोकस नहीं किया, गहराई में नहीं गए, उसका डिवाइडेशन इस तरीके से नहीं किया कि आयड़ तो क्या है, आहड़ क्या है, बनास संस्कृति तो किसे कहा जाता है, आयड़ संस्कृति किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ना। ये बारी चीजें हैं। अतपुर है, आघाटपुर है, किसे कहा जाता है ना, और ताम्र नगरी और ताम्र सभ्यताओं की जननी में क्या अंतर है, ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं रहती, और जल्दीबाजी में हम गोला काला करके आ जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है ना। तो ध्यान रखना, ये तो हो गई ताम्र नगरी, जबकि ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है ना। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर को कहा जाता है। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है, गणेश्वर। ठीक है, अब गणेश्वर को तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमारा धूलकोट चल, ये आहड़ स्थल पढ़ रहे हैं हम अभी। आहड़ के अंदर धूलकोट है, आहड़ के अंदर ये अतपुर है, आघाटपुर है ना। जैसे मान लो तहसील सिकराय है, सिकराय के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं ना, ऐसे कोई एक पंचायत है उसके अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, या कोई एक गांव है तो उसमें भी कई ढाणियां होती हैं, अलग अलग ढाणियां, जैसे वो ढाणी, वो फलाना की ढाणी, ढिकाना की ढाणी, है ना। तो इस प्रकार के ये मामले थे, धूलकोट का है, आघाटपुर का है, आहड़ के अंदर ये स्थल थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसे उतारें। और अब हम आते हैं कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं, वो हम बात करेंगे, आहड़ से क्या क्या मिला है हमें, है ना। आप इसे उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूं विद्यार्थियों। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो हम पढ़ रहे थे अभी, आहड़ पढ़ रहे हैं, ये आहड़ को मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, आहड़ को मैं मिटाऊंगा नहीं। तो अभी हम इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं कि आखिर आहड़ से हमें
किस प्रकार के जो है साक्ष्य मिले हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहां से हमें दो प्रकार के साक्ष्य मिले हैं विशेष रूप से, जिसमें एक तो है हमारा ताम्रपाषाणिक स्थल, तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य तो यहाँ से मिले ही मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के प्रकार, हड़प्पा सभ्यता प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इसको मैं थोड़ा सा बीच में लिख देता हूँ, यहाँ पे बीच में है, एक किनारे पे लिख देता हूँ आहड़, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, आहड़ पढ़ रहे हैं। तो आहड़ से हमें दो प्रकार के जो है विद्यार्थियों साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो हम दिखेंगे कि आहड़ से हमें दो प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ से हमें दो प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। देखो दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो है हड़प्पा सभ्यता प्रकार के साक्ष्य। मैं समझाता हूं इसमें क्या मामला है ना। और दूसरे हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति प्रकार के साक्ष्य, है ना। ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य, ठीक है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ साक्ष्य तो हमें इस प्रकार के मिले हैं जिनका जो काल है, जिनका जो समय है, या जिनकी जो विशेषताएं हैं वो आहड़ सभ्यता से मिले उपकरणों की विशेषताओं के समान है। जैसे आहड़ सभ्यता में हम पढ़ते हैं कि यहां से हमें एक श्रृंगी बैल मिला है ना। बैल की जो मूर्तियां हैं वो बहुतायत में हमको आहड़ से या हड़प्पा से मिलती हैं। उसी प्रकार यहां से आहड़ से भी हमें बैल की आकृति मिली है, जिसे हमने बनासियन बुल कहा है, बनासियन बैल कहा है ना। बनास नदी के किनारे या बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में पाया जाने वाला बैल, है ना। तो एक तो हो गया वो। दूसरी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता से हमको जो है काले और लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं, तो आहड़ से भी काले और लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं। तीसरी विशेषता है कि यहां से हड्डी व पाषाण के उपकरण बहुतायत में मिलते हैं हड़प्पा से, तो आहड़ से भी हड्डी और पाषाण के जो है उपकरण हमें बहुतायत से मिलते हैं, जैसे मणके है, मुहरे हैं, है ना, आटा चक्की है, सिलबट्टा है, ये सारी चीजें हमें आहड़ से मिलती हैं। तो ये थी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो हम इनमें देख लेते हैं इनमें क्या क्या मिला है विद्यार्थियों। देखो मैं सबसे पहले आहड़ सभ्यता प्रकार के साक्ष्य लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। आहड़ सभ्यता प्रकार के साक्ष्य, ठीक है। आप हेडिंग डाल दीजिए, 1 नंबर डाल के इन दो को पढ़ेंगे हम। एक पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता प्रकार के साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, आप हेडिंग डालें। हड़प्पा सभ्यता प्रकार के साक्ष्य, है ना, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता प्रकार के साक्ष्य, ठीक है साथियों। हड़प्पा सभ्यता प्रकार के साक्ष्यों में हम क्या क्या मिले हैं यहां से देखिए। सबसे पहले तो मैं बात करूं 1 नंबर पे हम बात करेंगे यहां आहड़ से आहड़ के सभी स्थलों से, आहड़ के सभी स्थलों से बैल या वृषभ आकृति मिली है ना। बैल या हम इसको बोलते हैं वृषभ, है ना, वृषभ या सांड भी बोलते हैं, सांड, है ना, सांड की आकृति मिली है। आकृति या हम इसको मूर्ति लिख सकते हैं, मूर्ति मिली हैं, जिन्हें क्या कहा गया है, बनासियन बुल कहा गया है, जिन्हें बनासियन बुल यानी सांड, बनासियन बुल कहा गया है, जिन्हें बनासियन बुल कहा गया है, ठीक है। इस प्रकार के बैल हड़प्पा के सभी स्थलों से मिले हैं, है ना। इस प्रकार के बैल हड़प्पा के सभी
स्थलों से, सभी स्थलों से मिले हैं, है ना, सभी स्थलों से मिले हैं, दोनों जगह से मिले हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता प्रकार के साक्ष्य हैं ये, है ना, समझ में आ गया होगा। दूसरी विशेषता क्या है विद्यार्थियों? दूसरी विशेषता है कि हड़प्पा व आहड़ दोनों जगह से काले व लाल रंग के मृद भांडों का पाया जाना, है ना, ठीक है। तो दोनों जगह से कैसे मृद भांड मिले हैं? काले व लाल रंग के मृद भांड। तो मैं यहां पे लिखूंगा हड़प्पा व आहड़ दोनों जगहों से काले व लाल रंग के मृद भांड, काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, ठीक है, काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। लेकिन दोनों में हल्की सी विशेषता जरूर, अंतर जरूर मिलता है। जैसे जो हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड थे उनके ऊपर कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई थी, लेकिन आहड़ के जो मृद भांड थे वो चित्रित नहीं थे बिल्कुल भी, है ना। सफेद रंग की हल्की सी ज्यामिति कुछ एक मृद भांडों पर आहड़ से जरूर मिली है, लेकिन आहड़ से मिले मृद भांड चित्रित नहीं थे, है ना, ये ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं यहां से, आहड़ से मिले मृद भांड, आहड़ से मिले मृद भांड, आहड़ से मिले मृद भांड चित्रित नहीं थे, चित्रित नहीं थे, ठीक है। आहड़ से मिले मृद भांड चित्रित नहीं थे, मगर कुछ मृद भांडों पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति बनाई गई थी, है ना, ज्यामितीय आकृति बनाई गई थी, ठीक है। ज्यामितीय आकृति में क्या आते हैं? ज्यामिति नहीं आते क्या? जैसे वृत्त बना दिया, त्रिभुज बना दिया, आयत बना दिया, घन घनाभ बना दिए, पासे बना दिए, ये ज्यामितीय आकृतियां होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आकृतियां कुछ बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के तो सभी जो मृद भांड थे सभी उन पर ज्यामितीय आकृतियां मिलती थी, है ना, ये ध्यान रखना। तीसरी जो विशेषता है विद्यार्थियों वो ये है कि हड़प्पा की भांति आहड़ से भी हड्डियों व पाषाण के उपकरण मिले हैं, है ना। हड़प्पा की भांति आहड़ से भी हड्डियों व पाषाण के बने उपकरण, पाषाण के बने उपकरण मिले हैं, पाषाण के बने उपकरण मिले हैं। जैसे कौन कौन से उपकरण मिले हैं? जैसे मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एक तो आटा चक्की मिली है, आटा चक्की, ध्यान रखना, पूछते हैं ये आटा चक्की कहां से मिली है ना। आटा चक्की मिली, आटा चक्की आपको याद हो बागोर से मिली, आटा चक्की सिलबट्टा दोनों बागोर से मिले हैं, यहां से मिले हैं। आटा चक्की और सिलबट्टा दोनों मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, सिलबट्टा, ठीक है। आटा चक्की सिलबट्टा हो गया, और मनके है, मुहर है, ये भी मिले यहां से, है ना। मनके, माला बनाते हैं ना मनकों की, मनके और मुहर या सील जिसको बोलते हैं वो भी थी, क्योंकि व्यापार करते थे। तो ये मुहर जो मिली है इसके आधार पे हम कहते हैं कि ये उद्योग से परिचित थे ना, उद्योग व्यापार, ठीक है। तो ये बात हो गई प्यारे साथियों। तो ये जो कुछ विशेषताएं थी ये थी हड़प्पा सभ्यता प्रकार के साक्ष्य जो हमें आहड़ से मिले हैं, ठीक है। तो अब ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक आप इसे उतारें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है।
अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास का टाइम हो गया है। ताम्रपाषाण काल प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम फिर अगले और स्थलों की चर्चा करेंगे यदि समय बचा तो। बाकी आप विद्यार्थियों विश्वास करना, इतना डिटेल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, किसी एक पुस्तक में ये मैटर किसी कंडीशन में नहीं मिलेगा, ये और बता दूं मैं आपको 2-3 किताबें 4 किताबें उठानी पड़ेंगी तब जाके इतना मैटर आपको मिल पाएगा। उसके बजाय बढ़िया है आप पूर्ण विश्वास के साथ आप पढ़ लेना, यहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा। आहड़ स्पेशली मेंशन किया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, ठीक है। तो ये दो जो पद हैं इनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो विशेष रूप से ध्यान रखें, यहां से बार सवाल नहीं जाने देंगे, यकीन मानना, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना, बार बार इन्हीं को पढ़ना और पिछले साल के पेपरों से प्रैक्टिस करते रहना, इतने में आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का आनंद लेते रहिए।